everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel Next Toppers. आप सभी उस मोड़ पे आ गए हो जहां से अब हाफ ईयरली की तैयारी शुरू कर देना है. किसी का एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं सितंबर स्टार्टिंग में. लेकिन ये है कि हाँ, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन अब शुरू कर देना चाहिए. अच्छा, मजेदार चीज क्या है ना, आप सभी लोग जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप सबके एग्जाम एक साथ होना है, सबको पता चल जाता है, टाइम टेबल आता है. लेकिन जब हम बात करते हैं किस चीज की, हाफ ईयरली की, यूनिट टेस्ट की, तो सबके टाइमलाइन अलग अलग होते हैं, सबका सिलेबस भी अलग अलग होता है. तो उस केस में क्या कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट हो सकता है, थंब रूल हो सकता है जो हमें मदद कर दे हमारे हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम वही बात करने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होगा सोशल साइंस का फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम. तो देखो, सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे लेकिन इंपैक्टफुल रखेंगे. तो सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबके पेपर अलग अलग समय पे हो रहे होंगे, तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी डिराइव आउट करना पड़ेगा जो टाइम बाउंड ना हो. मतलब जब भी पेपर है उस हिसाब से पढ़ लेना. एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी जो सिलेबस स्पेसिफिक ना हो. क्यों? क्योंकि किसी के हाफ ईयरली में 15 चैप्टर आ रहे होंगे और किसी के हाफ ईयरली में 5 ही चैप्टर आ रहे होंगे. मैंने बताया ना कि बोर्ड सबका एक जैसा होगा. बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें सबका सिलेबस सेम है, 19 चैप्टर पढ़ना है, सबको पढ़ना है. लेकिन हाफ ईयरली में सबका स्कूल टू स्कूल वैरी करेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी वैरी करेगी. तो कोई एक थंब रूल नहीं है. मैं आपको किसी भी तरह से ब्लफ में नहीं रखना चाहता हूं, भ्रम में नहीं रखना चाह रहा हूं. कोई एक थंब रूल नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये अप्लाई जरूर कर सकती है कि सोशल साइंस को इन जनरल सबको पढ़ना है एक तरीके से. वो क्या है? वो ये है, देखो अभी तक आपके यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी हुए ना, उसमें क्या था कि आपके 40 नंबर के पेपर हो रहे हैं, 20 नंबर के पेपर हो रहे हैं, आप उस हिसाब से डील कर रहे हैं. लेकिन अब जब हाफ ईयरली का पेपर होगा तो हाफ ईयरली आपका 80 नंबर का एक फुल लेंथ का पेपर होगा. बस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये होगा कि उसमें आपका पूरा सिलेबस नहीं आ रहा, आधा सिलेबस आ रहा है, किसी का 3/4 आ रहा तो किसी का 30% ही आ रहा होगा. वो वेरी करेगी चीज. लेकिन अब जब फुल लेंथ पेपर आएगा ना, तो आपको पहली बार वो टेस्ट मिलेगा किस चीज का, कि एक 80 नंबर का पेपर कैसा होता है. सबके 80 नंबर के पेपर नहीं होंगे, किसी स्कूल में वेरी कर सकती है चीजें, लेकिन हम ब्रॉडर टर्म्स में मान के चल रहे हैं कि 80 नंबर का पेपर. तो आपको यहाँ पे हाफ ईयरली के पेपर में टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखना होगी. दूसरी चीज आपको क्या सीखना होगी हाफ ईयरली के पेपर में, कि कैसे आंसर्स लिखना है और कैसे उनमें से गलतियां पकड़ना है. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लास्ट में आपको टिप्स में भी बताऊंगा. लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि अगर हम बात करें कि ब्रॉडली ये चैप्टर्स आ रहे होंगे हाफ ईयरली में, अगेन इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आपका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें क्या है ना, देखो मैं आपको ब्लूप्रिंट देते चलो, पेन और पेपर लेकर बैठो, वीडियो रोक दो यहाँ, लेकिन पेन पेपर लेकर बैठो और उसको मार्क करते चलो. तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पूरा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है. कहानी अपन ने शुरू करी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लगा के वर्ल्ड वॉर 1 तक. इसमें क्या है ना, जैसे यूनिफिकेशन के 3 टॉपिक है, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के, वो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए. फिर उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप करी, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. लिबरलिज्म वाला जो पूरा टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिए जिन पे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा, तो वो सब लिखते चलो. फिर आप दूसरा चैप्टर देखोगे हिस्ट्री का, मोस्ट प्रोबेबली यही एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये 2 चैप्टर हाफ ईयरली में आएंगे आपके. किसी के चैप्टर 3 भी आ सकता है, लेकिन हम अभी सेफर साइड पे लेके चल रहे हैं, जो इन जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इतने चैप्टर्स आते हैं. तो अब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड वॉर ने कैसे नेशनलिज्म को फोस्टर किया, पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या है, टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्टिसिपेशन. तीसरा क्या है, तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर से मैप वर्क की 6-7 पॉइंटर्स हैं, वो 6-7 पॉइंटर्स में से 2 नंबर का मैप वर्क पक्का आना है, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में से एक ही उसका आता है. तो एक वो चीज हो गई. फिर आगे बढ़ोगे आप तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन थे, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. लास्ट टॉपिक जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला, कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप की गई, तो वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात हो या फिर इंडिया के केस में, तो वो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. समझ जाओ ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है, ये दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 5 नंबर का मैप वर्क आता है. अभी क्या, अगर हम ज्योग्राफी में 3 ही चैप्टर को कंसीडर करें तो चैप्टर 2 में से मैप वर्क आता नहीं है, चैप्टर 3 में से मैप वर्क आता है डैम्स, और चैप्टर 1 में से आता है सॉइल. तो ये इतना मैप वर्क तो खत्म कर लो ना तुम हाफ ईयरली के हिसाब से, ताकि बोर्ड एग्जाम के जब फाइनल मैप वर्क पढ़ोगे तो ये आपका कंक्रीट रहे. समझे? तो अब चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें रिसोर्स प्लानिंग, 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड
कंजर्वेशन और मतलब लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस और लैंड कंजर्वेशन के रीजंस, और सॉइल्स में ऑब्जेक्टिव्स। ये इतना पार्ट आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से इतना पार्ट आपका पक्का है कि ये जो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, तो ये तो चैप्टर ही अपने अपने 3 टॉपिक में बटा है, और उन 3 टॉपिक में भी सेक्रेड ग्रुप्स को जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए कंजर्वेशन के लिए, वो 2 टॉपिक ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और जो बीच वाला टॉपिक है कौन सा वाला कि जिसमें आप रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट जो पढ़ते हैं ना, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया। सिविक्स वाले पार्ट पे कराए हम, तो सिविक्स में भी हम मान के चलते हैं कि ब्रॉडली 3 चैप्टर्स आ रहे होंगे, किसी के ज्यादा भी आ रहे होंगे, किसी कम भी। तो चैप्टर 1 क्या हो गया आपका पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, और तीसरा है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब ये तीनों चैप्टर की अगर हम बात करें, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पावर शेयरिंग और मतलब जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, तो इन तीनों चैप्टर में से अगर आप देखोगे ना, तो फेडरलिज्म चैप्टर जो ये थोड़ा वजनदार चैप्टर है। जैसे इसमें एक टॉपिक कौन सा हो गया आपका, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद में व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना तय है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव में भी आप देखेंगे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के वो सब्जेक्ट्स हो गए। फिर कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर के कौन सा कंट्री कमिंग टुगेदर, कौन सा कंट्री होल्डिंग टुगेदर है। पावर शेयरिंग में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वाला पार्ट हो गया। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की अगर हम बात करें तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, वो जेंडर, रिलीजन, कास्ट में जेंडर पे आ जाएगा। रिलीजन में सेक्युलरिज्म वाला टॉपिक जो है कि व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री, और कास्ट वाले टॉपिक में अगर जैसे आप देखोगे तो उसमें कि कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है वो वाला टॉपिक हो गया, या फिर कैसे कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, वो वाला टॉपिक हो गया। तो ये 3 चैप्टर है हमारे। फाइन, अब इकोनॉमिक्स में आया चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 कौन सा आ जाएगा आपका, डेवलपमेंट चैप्टर। डेवलपमेंट चैप्टर में हाउ डेवलप, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल वाला जो टॉपिक है विद एग्जांपल, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर एवरेज इनकम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कैसे आप कंपेयर करते हो एवरेज इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स है। फिर अगर आप वहीं पे आ जाओगे कहां पे, जैसे इस चैप्टर में अगर आप देखोगे ना डेवलपमेंट चैप्टर में, तो डेवलपमेंट चैप्टर में आपका जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। जो सीबीएसई ने भी सैंपल पेपर दिया उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेबल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे चैप्टर आया, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग, मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज इन टर्शियरी सेक्टर, वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, आगे बढ़ेंगे और तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में आती है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है। फिर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट में आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल या फिर सिंपल डिफाइन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको इन चैप्टर्स को ब्रॉडली ध्यान रखना। मैंने आपको एरियाज बताया कि किन किन एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है, किन किन एरियाज पे फोकस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये चीजें भी समझना होगी कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली अभी रट लेते हैं बाद में समझ लेंगे। एक बार करो, आखिरी बार करो। तो क्रैम नहीं करना, रटते नहीं चलना है, आपको चीजों को समझते चलना है। समझते चलोगे, आज अच्छे से समझ लोगे तो फाइनल एग्जाम के टाइम पे तुम्हें प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपने समझ लिया तो फिर सिर्फ रिवाइज करना था। और रिवीजन से एक बात आती है क्या कि रिवीजन के लिए अच्छे नोट्स बनाओ। तो अच्छे नोट्स कैसे बनाओ, तो जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं, अपने आरंभ बैच में मैं आपको वहीं पे पॉइंटर्स पूरे साइड में देते चल रहा हूँ। तो आप ऐसे खुद भी एनसीईआरटी पढ़ते समय क्या है कि साइड में पॉइंटर्स बना लो। क्लियर हुआ? तो आपको नोट्स जो बहुत स्मार्टली बनाना होंगे। क्या ऐसे नोट्स जो आपका कम समय लें जब आप रिवाइज करो। फाइन, अब सिंपल चीज है कि आपने पढ़ा एक बार, उसको पढ़ने के बाद में क्या फिर जब क्लास में नहीं हो, चलते फिरते थोड़ा रिकॉल करता रहा करो। जब जितना रिकॉल करोगे ना, तो वही ट्रू सेंस में आपके रिवीजन में मदद करेगी। तो रीड, रिकॉल, रिवाइज, ये सिस्टम अप्लाई करना है। और साथ ही साथ क्या है, जो मैप वर्क बता रहा हूं कि अभी क्या होगा ना, ज्योग्राफी के जो पीछे के 3 चैप्टर है, जैसे 4, 5, 6, उसका मैप वर्क बहुत बड़ा है। आगे के जो 3 चैप्टर उनमें से 2 ही चैप्टर का मैप वर्क आना, और 2 चैप्टर के लिए एक टॉपिक है बस, इसमें डैम्स और इसमें सॉइल। तो ये आसान है ना कि आपने आधा मैप वर्क कर लिया, मेंटली तो आप फ्री रहोगे कि आधा कर लिया, ठीक है, आधे से ज्यादा कर लिया, क्योंकि हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, वो मैप वर्क कर लोगे आप हाफ ईयरली। तो मैप वर्क साथ में कंप्लीट करते चलना। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या सोचते हैं कि दिसंबर तक पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर आंसर लिखना शुरू करेंगे। नहीं, हाफ ईयरली में पेपर देना है ना, तो हाफ ईयरली से ही आंसर लिखना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? तो दिसंबर आते आते तक आप फाइन ट्यून हो जाओगे, एकदम पॉलिश हो जाओ। आंसर ना लिखने की गलती मत करना। आंसर अभी से लिखना शुरू करो, हाफ ईयरली में गंदा लिख दो, लेकिन लिखो, अपने मन से आंसर लिखो, कब तक रटोगे? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके हाफ ईयरली को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। मुझे पता है कि तुम लोग फोड़ के आने वाले हो,
तो शर्त यह है बस कि वो निरंतरता के साथ चलाते रहो चीजों को, ठीक है। तो होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू। एक बार और बता देना कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि आगे की सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज ब्लूप्रिंट होंगे, तो आपको उन चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। बाकी लगे रहना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।